Welcome all. We are starting with our new chapter, which is 15th chapter of State Board, Structure of Atoms and Nuclei. So basically इस चैप्टर में हम हमारा एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, उसकी डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, पहले क्या मानना था, कैसे एजम्पशंस थे, उन एजम्पशंस को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट किया गया या ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से कॉन्ट्राडिक्टरी थे, फिर नई थ्योरी किस प्रकार से आई, एंड फिर उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई हुआ, क्या खासियत है न्यूक्लियस की, किस प्रकार से न्यूक्लियॉन्स ये उसके अंदर रहते हैं, एंड अगर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है तो किस प्रकार से, जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, उस न्यूक्लियर रिएक्शंस को, रेडियो एक्टिविटी को आगे देखेंगे। सो ओवरऑल इस चैप्टर में है, सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया गया डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, जिसके बाद थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर जर्जर एंड मार्सडेन ने रुदरफोर्ड के कहने से कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। देन देयर वाज सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि किस प्रकार के रेडिएशन एमिट हो रहे थे, किस प्रकार के रेडिएशन एब्सॉर्ब हो रहे थे। उसके बाद है बोहर का एटॉमिक मॉडल, और यहाँ पर हम हमारे एटम को रोकते हैं। इट इज फॉलोड बाय न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, हाउ न्यूक्लियंस आर बाइंडिंग टुगेदर, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किस प्रकार से होता है, उसका लॉ क्या है, एंड फाइनली वी विल एंड अप विथ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, सो देखो एटम के बारे में एकदम पहले देखा जाएगा तो इवन बीसीज में बात हुई है, इवन इन अवर इंडियन कल्चर वी हैव अणुज एंड रेणुज। ठीक है, सो बहुत पहले लोगों को पता था कि यार ये जो मटेरियल है इसके कुछ ना कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, आप उसे ब्रेक डाउन करते हो तो एट द एंड कुछ ना कुछ छोटा 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 होते जाएगा। ठीक है, पर रिसेंटली, मतलब जब से ये हमारी एटॉमिक थ्योरी साइंटिफिकली शुरू हुई, तो सबसे पहला मॉडल दिया डाल्टन ने। डाल्टन ने कहा था कि जो पूरा मैटर है इन द यूनिवर्स, इट इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब जिनको हम और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, ऐसे पार्टिकल। सो इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल जिनको कहा गया एटम्स। ठीक है, उसने आगे कहा था अपने थ्योरी में, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और फिर उसने कहा कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन कंबाइन टुगेदर। ठीक है, और जब वो कंबाइन होंगे तो वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। और फिर उसने ये भी कहा था कि ये एटम्स जब कंबाइन होते हैं तब होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, वो इंडिविजुअली कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डाल्टन की थ्योरी थी। इसमें उसने दो लॉज भी बताए थे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसने कहा था कि अगर रिएक्टेंट होकर कुछ प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा। ये डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में ही बताया था। और साथ ही साथ उसने कहा था कि अगर देखो, अगर दो एक एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये अगर मल्टीपल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे दे आर फॉर्मिंग CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, CO एंड CO2, टू एलिमेंट्स कौन से है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो उसने कहा था ऐसा करते हैं तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो इट विल बी इंटीग्रल। जैसे यहाँ पर रेशो है कार्बन एंड ऑक्सीजन का 1:1, तो यहाँ पर रेशो है 1:2। एक कार्बन एटम के लिए दो ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, सो इस प्रकार से डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में बताया था। ठीक, ओके सर। पर फिर डाल्टन के थ्योरी के बाद, विच वाज गिवन इन 1808, उसके बाद थॉमसन ने 1906 में जो एक्सपेरिमेंट किए, उसने कहा कि देयर आर
निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स ये एटम से सेपरेट हुए थे। जो कैनल रेज का एक्सपेरिमेंट था वहां से ध्यान में आया कि यार ये निगेटिवली चार्ज रेज होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा थॉमसन ने आगे डिस्कवरी की। और तब ध्यान में आया कि एटम भी ब्रेक डाउन हो सकता है। डाल्टन का जो कहना था एटम इज नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, ये सही नहीं है। ठीक है, बट हाँ, डाल्टन ने इस काम से शुरुआत की कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पूरे मैटर का एटम्स है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट रहेंगे, सेम एलिमेंट्स के एटम आइडेंटिकल रहेंगे। ये पार्ट उसने बहुत बढ़िया और सही बताया था। तो आगे जाते हैं। देखो थॉमसन का मॉडल क्या था, तो थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया। उसने क्या किया, तो उसने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। सो इट वाज इस प्रकार से कुछ एक्सपेरिमेंट था। इस प्रकार से एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी। इसमें एक निगेटिव इलेक्ट्रोड जिसे निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और दिस वाज इवैक्यूएटेड, एम्प्टी था, अंदर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ध्यान में आया कि इस निगेटिव टर्मिनल से कुछ एमिट हो रहा है। ठीक है, ये कैथोड निगेटिव टर्मिनल, इसने कुछ एमिट किया जो इस एनोड के पीछे के ग्लास पर जाकर इल्यूमिनेशन जनरेट कर रहा था। ठीक है, अब ये पूरा इवैक्यूएटेड ग्लास है, जो कुछ भी हो रहा है ये ये पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करने के कारण हो रहा है। तो डेफिनेटली ध्यान में आया कि यार ये निगेटिव से जा रहा है और पॉजिटिव के तरफ जा रहा है, तो इसका चार्ज, इसका जो चार्ज है वो निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ अट्रैक्ट होने वाला, मतलब निगेटिव होना चाहिए। और फिर इन रेस को, निगेटिवली चार्ज रेस को कहा गया कि यार इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको नाम दिया गया एनोड, सॉरी, जिस जो एनोड पर गए उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। देखो क्या एक्सपेरिमेंट था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब और दो इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड विच इज निगेटिवली चार्ज, एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। इनके बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, सभी समय पर इल्यूमिनेशन नहीं प्रोड्यूस हुआ, ग्लो प्रोड्यूस नहीं हुआ। ग्लो कब प्रोड्यूस हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका चार्ज निगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली ये जो रेज है ये निगेटिवली चार्ज रेज होने चाहिए, इनमें कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने चाहिए। उन पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थॉमसन ने क्या कहा फिर कि देखो यहाँ से इस मटेरियल से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। एज अ होल एटम ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यहाँ से निगेटिव चार्ज निकल रहा है, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो थॉमसन ने कहा कि देखो ये एटम इस प्रकार से स्पेरिकल रहेगा जहां पर पूरा पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और इसके बीच में निगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो दिस इज जस्ट सिमिलर टू पुडिंग में प्लम होना। सो इट वाज आल्सो कॉल्ड एज प्लम पुडिंग मॉडल, या हम उसे कह सकते हैं दिस इज जस्ट सिमिलर टू वाटरमेलन, कि जिस प्रकार से पूरा अंदर सीड्स जिस प्रकार से वाटरमेलन में रहती है उस प्रकार से वाटरमेलन हो सकता है। या अपना बटर स्कॉच आइसक्रीम, कि जिस प्रकार से आइसक्रीम में वो बटर स्कॉच के क्रिस्टल्स रहते हैं, कैरामल के क्रिस्टल्स रहते हैं, उस प्रकार से। सो देखो क्या कहा थॉमसन ने, एटम इज अ स्फीयर
atom is a sphere having uniform positive charge in which negatively charged electrons are embedded. ठीक है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहेगा और इसमें ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ये एम्बेडेड रहेंगे. दिस मॉडल वाज आल्सो कॉल्ड एज लम पुडिंग मॉडल एंड व्हाट, या हम इसे वाटरमेलन जैसे भी कह सकते हैं. इसने ये आगे भी ये बता दिया कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एंड हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो थॉमसन यहाँ तक गया कि थॉमसन ने कहा कि देखो, जिस प्रकार से निगेटिव चार्ज एटम में रहता है उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये दोनों इक्वल रहेंगे तो पूरे एटम का जो चार्ज रहेगा दैट विल बी न्यूट्रल. पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो ओवरऑल चार्ज जो है एटम का दैट विल बी न्यूट्रल. सो डाल्टन के बाद जिसने कहा था एटम इज इंडिस्ट्रक्टेबल, उसके बाद थॉमसन ने कहा कि नहीं, एटम में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और ये निगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल सकते हैं अगर आप इनफ पोटेंशियल डिफरेंस उनके बीच में देते हो तो. ठीक है, सो थॉमसन का मॉडल ये डाल्टन के मॉडल से अलग था, एक लेवल वो आगे लेकर गया. ठीक है, ओके, चलो यहाँ से आगे जाते हैं. इसके आगे फिर रुदरफोर्ड के दो कलीग्स थे, जर्जर एंड मार्सडेन. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट है और जिससे एक नई डायरेक्शन इस पूरे एटम के स्ट्रक्चर को समझने में मिली. क्या किया गया? सो बेसिकली एक तो चीज हमें पता होनी चाहिए, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम का न्यूक्लियस. ठीक है, जिसका मास 4 रहेगा, चार्ज +2 रहेगा. ठीक है, सो इट इज बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग सिग्निफिकेंट मास. अब इस प्रकार का अल्फा पार्टिकल ये एमिट हुआ और इस एमिटेड अल्फा पार्टिकल को एक रे के फॉर्म में कोलिमेट किया गया. ठीक है, और अब ये जो पूरा अल्फा पार्टिकल का रे है, ऑब्वियसली इसे स्पीड एक्सीलरेट किया गया थ्रू पोटेंशियल, बिकॉज इसको चार्ज है तो निगेटिव चार्ज के थ्रू, निगेटिव प्लेट के थ्रू आप इसे एक्सीलरेट कर सकते हो. ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ वेलोसिटी का अल्फा पार्टिकल जिसको आपने एक फाइन बीम के फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय कोलिमेटर और इसे इंसिडेंट किया गया गोल्ड फॉइल पर. अब गोल्ड क्यों लिया गया? तो गोल्ड कैन बी बीटन इनटू थीन शीट्स और एक बहुत थीन गोल्ड की शीट ली गई. ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल पर ये अल्फा पार्टिकल आने के बाद ये कौन से साइड में जा रहे हैं ये सेंस करने के लिए एक डिटेक्टर लगाया गया जो इस प्रकार से पूरे सर्कुलर स्केल पर घूम सकता था. ठीक है, और अगर अल्फा पार्टिकल वहां पर पहुंचेगा तो वो डिटेक्ट किया जाएगा. और इस प्रकार से इस गोल्ड फॉइल से ये अल्फा पार्टिकल कहाँ पर गए, ये उनका स्कैटरिंग कैसे हुआ, दैट्स व्हाई द नेम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. गोल्ड कैन बी बीटन इनटू वेरी वेरी थीन शीट्स. सो एकदम थीन शीट है और जिसके ऊपर हम कंसिडरेबल चार्ज का, कंसिडरेबल मास का एक पार्टिकल एक्सीलरेट करके बम्बार्ड कर रहे हैं. ठीक है, कौन से इस पर कर रहे हैं? गोल्ड फॉइल पर. सो यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या था कि अरे ये बहुत थीन शीट है और ये काफी स्पीड से आने वाले पार्टिकल है जिनका चार्ज भी है और मास भी है, तो ये आराम से इसे क्रॉस करके चले जाएंगे. और हुआ भी वैसा कि 99.86% 99.86% of alpha particle were deflected
by an angle of less than 1 डिग्री, 1 डिग्री से भी कम इतना डिफ्लेक्शन 99.86% पार्टिकल का हुआ, बट बचे हुए जो है 0.14% उनका डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से ज्यादा हुआ। ठीक है, अब इसमें भी सरप्राइजिंग था कि 1 in 8,000 is deflected by more than 90 डिग्री। अब दिस वाज सरप्राइजिंग। हमारा अल्फा पार्टिकल जिसके पास सिग्निफिकेंट वेलोसिटी है, कुछ मास है, और अगर ये बहुत थीन गोल्ड फॉइल पर अगर बम्बार्ड कर रहे हैं तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस प्रकार का मैसिव कुछ वेलोसिटी का पार्टिकल आराम से बहुत थीन वाले गोल्ड फॉइल को डिफ्लेक्ट क्रॉस करके चला जाना चाहिए था, बट 1 in 8,000 दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल, बट वो डिफ्लेक्ट हुआ मोर देन 90 डिग्री। अब ये सब इस डिटेक्टर ने मेजर किया है कि कहाँ पर कितने पार्टिकल्स आए। अब ये तो नॉर्मल था कि एटम में से मैक्सिमम पार्टिकल चले जाएंगे बिकॉज इट वाज वेरी थिन, थोड़े से 1 डिग्री से ज्यादा हुए, बट 1 out of 8,000 इसका 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन होना वॉज सरप्राइजिंग। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जिसका चार्ज पॉजिटिव है इसको और जिसका मास 4u है, इसको 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट करने के लिए, प्रोबेबली रिबाउंड करने के लिए काफी तगड़ा मास, काफी स्ट्रॉन्ग मास लगेगा। नॉट ओनली दैट, उसे रिपेल किया गया है, रिबाउंड किया गया है, तो उस पार्ट का मास भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये मोर देन 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन, कुछ पार्टिकल तो रिबाउंड हुए जिस पाथ से आए उसी पाथ से, ये एक्सप्लेन करना थॉमसन के मॉडल से बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि ये पूरा जो एटम है ये इस प्रकार से यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, उसने कहा था इसके अंदर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। इस प्रकार से अगर ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट है और इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एम्बेडेड रहेंगे। इस प्रकार से निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहेंगे। अब देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस +2 को रिपेल करने लायक वो नहीं रहेगा, इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब +2 को रिपेल किया मतलब ये चार्ज कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, और ऑब्वियसली 4u मास को अगर रिपेल करना है, रिबाउंड करना है, तो उसका मास भी काफी अच्छा रहना चाहिए, ज्यादा मास रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो रुदरफोर्ड ने इसे आगे कैसे एक्सप्लेन किया। रुदरफोर्ड ने कहा कि देखो, डिफ्लेक्शन ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल जिसका कंसिडरेबल मास है और पॉजिटिव चार्ज है इज पॉसिबल ओनली इफ it will encounter massive positive charge. Majority of the particle deflected less than 1 degree indicates that most of the atom is empty. और फिर उसने कहा कि देखो, ये जो पार्टिकल जो रिबाउंड हुए हैं ना, जिनका नंबर बहुत कम है, बट ये रिबाउंड तभी हो सकते हैं जब कोई तो मैसिव पॉजिटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास एक जगह पर रहेगा। और फिर उसने कहा कि देखो, ये जो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, थॉमसन ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। पर रुदरफोर्ड ने आगे जाकर कहा कि देखो,
जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बट ये पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज एक्यूमुलेटेड या कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। सो पूरा पॉजिटिव चार्ज ये सेंटर पर जमा होगा। नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो सेड दैट 99.9% ऑफ मास ये न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, दैट इज सेंटर में रहेगा। सो 99.9% मास सेंटर में रहेगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज ये भी सेंटर में रहेगा। और इस सेंटर को, जहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास सिचुएटेड है, उसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। और फिर कहा कि देखो पर ये नंबर बहुत कम है, इसका मतलब न्यूक्लियस की साइज बहुत ही कम होनी चाहिए। जो एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के बाद ध्यान में आई, इट इज 10⁻⁻15 मीटर, विच इज 10⁻⁻5 टाइम्स, 10⁻⁻5 टाइम्स दैट ऑफ एटम। सो इसलिए कहा गया कि एटम की मेजोरिटी ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो सेंटर में सिचुएटेड है, उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इज एट सेंटर और बाकी मेरे निगेटिव चार्ज है वो इस पूरे एटम में है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पॉजिटिव निगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्शन रहेगा, हमें तो पता है। सो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बहुत छोटे से पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के तरफ, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा है, निगेटिव और पॉजिटिव के बारे बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होने के कारण ये अट्रैक्ट होने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाने चाहिए। फिर रुदरफोर्ड ने कहा बिल्कुल सही है, पर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे एक जगह पर खड़े नहीं होते हैं, ये रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट। और हमने सर्कुलर मोशन पढ़ी है, हमें पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, और बाकी का पूरा एटम खाली रहेगा। एंड thus he explained अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कि मैक्सिमम एटम की जगह इज एम्प्टी। सो 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स है वो 1 डिग्री से कम डिफ्लेक्शन से चले गए। बिल्कुल बहुत कम थे, 0.14%, उनका डिफ्लेक्शन 1 डिग्री से ज्यादा था क्योंकि वो न्यूक्लियस के आजू बाजू के रीजन से गए हैं। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनके बीच में डिफ्लेक्शन हुआ। और जो डायरेक्ट न्यूक्लियस के लाइन के अलोंग गया, तो वो पार्टिकल 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्टिकल रिबाउंड हुए। उसने कहा कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली है, maximum positive charge, पूरा positive charge and maximum mass is situated at center, and that's why this is possible. एक्चुअली रुदरफोर्ड की टर्मिनोलॉजी में उसने एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट दिया है कि दिस ऑब्जर्वेशन दैट 1 out of 8,000 particle got rebound is just like you are throwing 15-inch shell, लगभग एक फुटबॉल इतना बॉम्ब आप एक टिश्यू पेपर पर फेंक रहे हो, बिकॉज गोल्ड फॉइल इज एज थिन एज टिश्यू पेपर, ही जस्ट कंपेयर इट दैट वे, एंड दैट शेल गॉट रिबाउंड फ्रॉम टिश्यू पेपर। सो टिश्यू पेपर पर एक शेल फेंकना, एक बॉम्ब फेंकना, और वो बॉम्ब टिश्यू पेपर से रिबाउंड होना, बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जर्वेशन था गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल का रिबाउंड होना। And thus he discovered nucleus.
ठीक है, बिल्कुल सही है सर। पर यहाँ पर स्टोरी खत्म नहीं होती है। उसने ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेंगे। बट देखो, इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, सॉरी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, और हमें मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पता है कि एसिलरेटेड चार्ज, ये एसिलरेटेड चार्ज जो होता है, ये एसिलरेटेड चार्ज शुड एमिट रेडिएशंस। ये उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी है कि एसिलरेटेड चार्ज शुड एमिट रेडिएशन। पर सर ये इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड चार्ज है क्या? चार्ज तो है, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज। आपको पता है, अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी वेलोसिटी भले ही कांस्टेंट क्यों ना, स्पीड कांस्टेंट क्यों ना हो, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। एंड डेफिनेटली इवन इफ स्पीड इज कांस्टेंट, डायरेक्शन अगर कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो इसका मतलब उसको एसिलरेशन है। हम इस प्रकार के एसिलरेशन को सेंट्रीपिटल एसिलरेशन कहते हैं। So एक इलेक्ट्रॉन which is revolving in circular orbit is definitely an accelerated particle। और इस थ्योरी के हिसाब से उसने कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए। और अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है, अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करता है तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो उसका पाथ सर्कुलर ना रहते हुए उसका पाथ स्पाइरल होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से स्पाइरल पाथ में जाते हुए इस न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। और अगर ऐसा कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन ये भी कंटिन्यूअसली चेंज होनी चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं हम, रुदरफोर्ड ने हमें इतना बताया कि डाल्टन थॉमसन ने कहा था कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर रहेगा, उसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। उसने कहा ऐसा नहीं होता है, एटम पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है। एटम का पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर, और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। बट मैक्सवेल की थ्योरी कहती है इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड अगर चार्ज एसिलरेटेड पार्टिकल है तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रॉन ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करने चाहिए। अगर वो रेडिएशन एमिट करता है तो उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी कम होगी तो वो इस प्रकार से स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। और अगर ऐसा करता है वो, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की, वो कम होनी चाहिए। बट हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द एटम्स आर स्टेबल। वो इस प्रकार से कंटिन्यूअस रेडिएशन एमिट नहीं करते हैं, दे डू नॉट रेडिएट एमिशन कंटिन्यूअसली, और वेरिंग फ्रीक्वेंसी के तो बिल्कुल ही नहीं। सो इस प्रकार से डाल्टन के मॉडल से थॉमसन का मॉडल आया, थॉमसन के बाद रुदरफोर्ड का मॉडल आया विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बट इवन रुदरफोर्ड के मॉडल में लिमिटेशंस थे। अब इन लिमिटेशन को बोहर ने टैकल किया, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।